ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज ये लास्ट चैप्टर जो मुझे पढ़ाना है दैट इज एथनोबॉटनी एंड इट्स प्लेस इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो कंटेंट्स मैं कवर करूंगी वो है व्हाट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन, व्हाट इज एथनोबॉटनी, एम्स ऑफ स्टडीज इन द फील्ड ऑफ एथनोबॉटनी, brief history of ethnobotanical research, what are the various fields of ethnobotany, some important journals in the field of ethnobotany and what kind of work is going on in the field of ethnobotany, ethnomedicine, ethnopharmacological research, traditional knowledge and benefit sharing, biopiracy, threatened and endangered species and their conservation, microbial contamination of herbal raw materials and quality control, and various agencies which are promoting the studies in the field of ethnobotany like National Medicinal Plant Board, Ayush and Traditional Knowledge Digital Library. Then I'll discuss a case study of Artemisia enva, how this plant, the development from the traditional medicine to the novel drugs, how this plant was, the research was conducted so that it established as an allopathic medicine and the researchers got a Nobel Prize in this plant. Okay. So first is what is traditional knowledge. Traditional knowledge क्या होती है? जो भी ethnic communities हैं या traditional communities हैं, indigenous people हैं या tribes हैं, उनकी जो भी wisdom है, जो भी उनकी practices हैं, उन सबको मिला के जो भी उन्होंने innovations किए, इस सबको क्या बोलेंगे हम? Traditional knowledge. Generally this is unwritten. वर्ड ऑफ माउथ से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। कुछ लिटरेचर भी मिलते हैं, जैसे हमारे वेदों में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में भी कई मेडिसिनल प्लांट्स या प्लांट के यूजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर जो ये लास्ट है कि जो एथनोबोटानिकल या ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हम सबको पता है कि जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ तो वी वर जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, हंटर्स एंड गैदरर्स थे ना। हम लोग जो ह्यूमंस थे वो हंट करते थे एनिमल्स को खाने के लिए या जो भी उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते थे वाइल्ड में ग्रो करके वो उसको खाते थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, एक पहली स्पीशीज थी जिसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, उनको अपने यूज के लिए, जैसे मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसी तरह से जो हंटर गैदरर्स थे ग्रेजुअली जब इवॉल्व हुए तो उन्होंने वाइल्ड प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया। फॉर द फर्स्ट टाइम जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ वो प्रेजेंट डे इराक में शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि उन्होंने वाइल्ड वेराइटीज को ग्रो किया, फार्मलैंड डेवलप की। बाद में उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के प्लांट थे, रिलेटेड स्पीशीज के, उनको क्रॉसिंग करा के न्यू इंपॉर्टेंट वेराइटीज को डेवलप किया। तो जो भी आज हमारी फूड बास्केट है जिसमें इतने सारे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे उनके इतने सारे प्रैक्टिसेस, उनके इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट था उसका फायदा हम आज की जनरेशन में उठा रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो जनरेशन थी उन्होंने कुछ एरियाज को, जो फॉरेस्ट के कुछ एरियाज को उनको डिमार्केट किया एज अ सेक्रेड ग्रोव्स। उनको उन्होंने किसी एक डेटी, जो एक मान लीजिए किसी की पूजा करते हैं उनके नाम पे उनको सेक्रेड ग्रोव्स को बनाया, वहां पर प्लांट्स को कट नहीं करते थे, कंजर्व करते थे। तो उनके कंजर्वेशन एफर्ट से जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे वो आज तक बचे हुए। आज के प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पता चला ये प्लांट जो है मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, पता चला उन्होंने जो वाइल्ड कल्टीवेशन है, कल्टीवेटेड प्लांट्स, उन्हीं को वो निकालना शुरू किया, उसको यूज करना शुरू किया। तो कई प्लांट्स जो है वो एंडेंजर हो रहे हैं क्योंकि हम लोग की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब जो ओल्ड जो जनरेशन थी उनकी विजडम अभी भी काम आती है। फिर आपको पता है कि हर जगह जो ट्राइब्स होती हैं, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश का एरिया में या आप वेस्टर्न घाट्स को, जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है, तो वहाँ पर क्या है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्लोरा एंड फौना मीन्स जो अरुणाचल का फ्लोरा एंड फौना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लोरा एंड फौना ऑफ वेस्टर्न घाट नियर केरला। तो जो ट्राइब्स केरला में रह रही थी उन्होंने इतने जनरेशन से उस जगह पे रह रही थी, तो दे लर्न हाउ टू यूज दोज प्लांट्स और दोज रिसोर्सेज।
कौन से प्लांट एडिबल हैं, कौन से प्लांट मेडिसिनल हैं, किस एलिमेंट पे वो मेडिसिन यूज करनी है, कौन से प्लांट पॉइजनस हैं, वो उनके ट्रायल एंड एरर से वो सीखे और वो नॉलेज उन्होंने पास की टू द नेक्स्ट जनरेशन। और वो अनडॉक्यूमेंटेड थी, कुछ ही नॉलेज डॉक्यूमेंटेड थी, ज्यादातर ये अनडॉक्यूमेंटेड थी। और कई जो मैंने बताया आपको, जब क्रॉप को डेवलप किया, उन्होंने क्रॉसिंग कराई, तो उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीन्स को हमारे क्रॉप्स में इनकॉर्पोरेट किया, जैसे हाई यील्ड की जीन्स हो, या पैथोजन रेजिस्टेंट जीन्स हो, या एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट जीन्स हो। तो इस तरह से उनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने वर्क किया, वो जिस नेचर में रह रहे थे उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और हमें सिखाया। आजकल क्या है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, तो हम लोग के आसपास वो प्लांट्स ही नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए आप आइडेंटिफाई करो, तो आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, है ना। उसका अगर लोकल नेम है तो भी पता नहीं उसका बोटानिकल नेम क्या है। तो ये दिक्कत क्यों है? बिकॉज हम लोग के सराउंडिंग में प्लांट्स वो हैं ही नहीं। जो अभी भी गांव में रह रहे हैं, इन प्लांट्स के क्लोज रह रहे हैं, उनको अभी भी आइडेंटिफिकेशन पता है, वो उन प्लांट्स को यूज करना जानते हैं। लेकिन जो सिटी ड्वेलर्स हैं, वो ये जो नॉलेज है वो धीरे 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 वो उसका इरोजन हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर आप अपने को कंपेयर करो अपनी ग्रैंड मदर्स से, अपनी मदर्स से, हम लोग की नॉलेज धीरे धीरे कम हो रही है। उनको पता था किस सीजन में क्या खाना है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 महीने सेम टाइप ऑफ फूड हम लोग खाते हैं, हमको नहीं पता सीजन के अकॉर्डिंग कैसे हम फूड को चेंज करें। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारे इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैं बता चुकी आपको कि विजडम जो मेनी जनरेशन की है, वर्ड ऑफ माउथ से पास हुई, और ये जो है ह्यूमन बेनिफिट की। फिर अगर बात करते हैं ट्राइब्स क्या होती हैं, एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं, तो इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 645 ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स जनरली क्या होती है, वो ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनके सेम कल्चर, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स होते हैं, बट दे आर रिलेटेड थ्रू ब्लड। एथनिक ग्रुप्स भी क्या होते हैं, एक लोकेलिटी जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, उनका भी डायलेक्ट, लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है, बट दे आर नॉट रिलेटेड थ्रू ब्लड। तीसरा होता है आदिवासी। हम लोग आदिवासी सोचते हैं कि कौन होंगे, अगर विलेजेस में भी देखिए 80% पॉपुलेशन जो विलेजेस में है वो जनरेशन से वहीं रहती है, वो वहाँ के आदिवासी हैं, वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के नेटिव पीपल। क्लियर? तो इन सब के पास जो नॉलेज है उसकी स्टडी क्या है, एथनोबायोलॉजी बोलेंगे। अगर हम दोनों को इनकॉर्पोरेट करें, एनिमल एंड प्लांट के सारी विजडम। एथनोबॉटनी का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज हो गई, सारी नॉलेज। अगर ह्यूमंस के पास जो प्लांट से रिलेटेड नॉलेज है दैट इज नोन एज एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट के जो भी यूजेस हैं। मेनली तो मेडिसिन की बात है आपके कोर्स में, लेकिन प्लांट को हम एज अ फूड यूज करते हैं, एज अ फॉडर यूज करते हैं, फाइबर्स को क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, टैनिन्स और गम और डाइज निकालते हैं, परफ्यूम्स निकालते हैं, या कुछ प्लांट्स के टैबूज होते हैं, कुछ प्लांट को हमें यूज नहीं करना चाहिए, या कई प्लांट्स हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के लिए है ना, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के बहुत सारे यूज हैं। एथनोबॉटनी कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन रेस की स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर, उनके कल्चरल बिलीव्स, उनके क्या चीज यूज करते हैं, सबकी स्टडी होती है। तो एथनोबॉटनी एक तरह से क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू बॉटनी। फिर ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि प्लांट के क्या क्या यूज हो सकते हैं, जैसे शेल्टर के लिए यूज कर रहे हैं। फिर जो खजूर का पेड़ है उससे टॉडी बनाते हैं या रस्सी बनाते हैं, ये सब क्या है, एथनोबॉटनिकल यूज है। अगर आपको ये इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया प्लांट दिखाया जाए, आप कभी सोच नहीं सकते कि इसकी लीफ से आप डाई बना सकते, नील। लेकिन ये पहले के जनरेशन को ये पता था कि कैसे वो नील बना सकते हैं ना, हमने उन्हीं से सीखा। फिर ये तो सबको पता आज तक चल रहा है, हर्बल गुलाब का अब आया ना, पहले क्या था, केमिकल रंग यूज करते थे, नुकसान करते थे, हर्बल गुलाब नहीं करता नुकसान। फिर हम इस प्लांट के किससे निकालते हैं, कटैचू, हार्डवुड को जब बॉयल करते हैं तो कत्था निकलता है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, पान में भी लगा के खाते, प्लस एस्ट्रिंजेंट और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं।
फिर ये ब्लैक राइस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सबके घर में क्या बनता है, व्हाइट राइस, है ना, जबकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत कम है। तो मार्केटिंग कंपनीज ने ऐसे राइस को बहुत प्रमोट किया जो हम लोग को पसंद था, क्योंकि देखने में अच्छा था, उन्होंने उसी को खाना शुरू किया। आज जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मैक्सिमम 3 क्रॉप्स खा रही है, व्हीट, राइस और मेज, है ना। ये जो ब्लैक राइस है इसको चखाओ या चखाओ बोलते हैं, मणिपुर में इंडिजिनसली ग्रो करता है। इसको जियोलॉजिकल इंडिकेटर टैग भी मिल चुका है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर टैग मिल चुका है। इसका न्यूज में आया कि चंदौली जो यूपी में है वहाँ के फार्मर्स ने इसको ग्रो करना शुरू किया, उनके लिए बहुत फायदे का चीज साबित हुई, बिकॉज पर केजी मार्केट में जो है प्रोसेस राइस तो 160 है, और जब ये मार्केटिंग करते 200 to 500 रुपीज केजी इस राइस को बेच रहे हैं। तो एक तो उनको इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, प्लस इसके बेनिफिट्स देखिए कितने सारे। ब्लैक कलर क्यों है, बिकॉज इसमें एंथोसाइनिन्स है। एंथोसाइनिन्स की एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। कैरोटीनॉइड आई की हेल्थ के लिए अच्छा है। ग्लूटेन फ्री है, जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी खा सकते हैं। फिर प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नेचुरल फाइबर सब प्रेजेंट हैं, और कई डिजीज के को ये दूर करते हैं, मतलब उनके ट्रीटमेंट में भी है, हेल्प करते हैं। तो हम लोग क्यों ना ऐसे प्रैक्टिसेस करें जो हमें इकोनॉमिक फायदा भी दें और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी। ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं। अब बात शुरू हुई है थोड़ा सा मल्टी ग्रेन की। पहले ये बातें नहीं होती थी, थोड़ा हम लोग शायद सुधर रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं कि पहले का चिया सीड खा लो बाहर से, फॉरेन से मंगाओ, किनोआ खा लो, एवोकाडो खा लो। क्या हमारे यहाँ कोई कमी थी? हमारे यहाँ भी ग्रेन्स थे, हम उनको भूलते जा रहे थे। हम जो कंपनीज हमें खिलाना चाहते हैं वो, तो ये हमारी अवेयरनेस, हमारा समझ है कि हम जो नेचर ने हमें यहाँ दिया है उसमें भी बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं, हम उनको अडॉप्ट करें, उनको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें। फिर आता है, ये सबको पता है, कुरकुमा, लौंगा, कई सारे मेडिसिन प्लांट हैं, ये सबसे कॉमन है हर एक के घर में। जो मसाले की जो डिब्बी होती है सब में, अगर बच्चे हम लोग के छोटे थे, गिर गया बच्चा, स्वेलिंग आई, क्या लगा दो, हल्दी चूना शेक, ठीक, कट हो गया, क्या लगा दो, हल्दी लगा दो, ठीक। और खाने में भी रोज हल्दी वाला दूध पिला दो। क्यों? हम लोग को जो पहले के जो ट्रेडिशनल पीपल थे, इंडिजिनस कम्युनिटीज थी, उन्होंने कोई फाइटोकेमिकल एनालिसिस नहीं किया था, उनके पास वो सुविधा नहीं थी, लेकिन रिपीटेड यूज से उन्होंने क्या सीखा कि ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग की डाइट में इतना ये शामिल है। तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग के घरों में हम लोग उगाने लगे। उसको एसोसिएट कर दिया गया रिलीजियस चीजों से, तो हमने उसका इम्पोर्टेंस समझी और अभी तक वो मेंटेन है। अगर रिलीजियस उससे चीजों से हम एसोसिएट ना करते, कब तक हम इसको भूल चुके थे। तो ये एक तरीका था। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा गाँव के वैद्य अगर देते हैं, अच्छा इस मेडिसिन को कब खाना, मंगल खा या गुरुवार के दिन खाओ, तो लोग हंस के बोलेंगे क्या मंगल के दिन फायदा करेगी, बाकी दिन फायदा नहीं करेगी। तो आप उसकी बात समझिए, वो कहना चाहे हफ्ते में एक बार खाओ। जो इलिटरेट पर्सन है वो समझेगा अच्छा मंगल के दिन खानी है, उसको याद रहेगा मुझे हफ्ते में एक दिन खानी है ना। तो वो तरीके थे जिसको आप उसका मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन उसका भी एक रीजन था कि ऐसा कह के क्यों करो, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटेलेक्चुअल थे, अपनी सभ्यता, अपनी नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसको फिर से हमें सीखना है। जो हम भूलते जा रहे हैं, एथनोबॉटनी की रिसर्च और जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस नॉलेज को फिर से रिवाइव करने का काम। फिर नेक्स्ट, ये सब तो मैं बता चुकी थी। एम्स क्या है, स्टडीज क्या है। सबसे बात कि जो अनरिटन नॉलेज का लॉस होता जा रहा है, होती जा रही, इरोजन हो रहा है, उसको हम डॉक्यूमेंट कर सके, प्रिजर्व कर सके। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम्स, क्योंकि जो आयुर्वेदा है या जो वैद्य की नॉलेज है वो कोई खराब नॉलेज नहीं थी और एक सस्ता मेडिसिन होती है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो गरीब पॉपुलेशन है जो एलोपैथिक मेडिसिन को यूज नहीं कर सकती, उसके लिए भी अगर हम इंडिजिनस मेडिसिन को डेवलप करेंगे तो वो उनके लिए यूजफुल है, सस्ती होगी। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है, अगर हमें पता है ये प्लांट मेडिसिनल या इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनको कल्टीवेट करेंगे तो उनको कंजर्व कर सकते हैं। हम उनको प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से भी कंजर्व कर सकते हैं, हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में भी प्रिजर्व करके कंजर्व कर सकते हैं। तो जो भी एंडेंजर्ड प्लांट हैं, जो खत्म होने वाले हैं, उनको हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है, उनको जरूरत है कि हम वाइल्ड से एक्सप्लॉइट ना करके उसको हम कल्टीवेट करना चाहिए। और कई जो इंस्टीट्यूट्स और एजेंसीज
हैं जैसे आयुष है, सीमैप है, वो जो फार्मर्स हैं उनको नो हाउ देता है, उनको बताता है कल्टीवेशन टेक्निक, हार्वेस्टिंग टेक्निक, इवन उनको मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। इवन उनके पास मोबाइल डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं जो फार्मर्स की फील्ड में जाके एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पॉलिसीज चलाई जा रही हैं कि अगर आप चाहते हो मेडिसिनल फील्ड में आना, उसका कल्टीवेशन करना, तो बहुत सारी सब्सिडीज मिल रही हैं और आपको हेल्प मिल रही है। और इसके अलावा क्या था कि जो बायोडाइवर्सिटी उस पर स्टेट का सॉवरेन राइट होता है। कोई फॉरेन कंट्री आके हमारे प्लांट को ले जाके पेटेंट करे तो उसका हक नहीं अगर वो प्लांट हमारा है। अभी आगे मैं केसेस बताऊंगी, टर्मरिक सुना होगा, पेटेंट का डिस्प्यूट हुआ था। दूसरा जो लोकल पीपल है, मान लीजिए कि इंडिजिनस कम्युनिटी कोई प्लांट हर्बल फॉर्मुलेशन को यूज करती है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनसे वो फॉर्मुलेशन सीखा और उससे उन्हें एक दवाई डेवलप की, उससे उनको कमर्शियल फायदा हो रहा है, तो लॉ कहता है कि इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। आपको जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको रॉयल्टी देनी होगी, उसको लाइसेंस फी देनी होगी, उनको आपको कंपनसेट करना। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रोटेक्टेड है उनके राइट्स। अगर आपने उनकी नॉलेज को यूज किया है तो आपको उनको बेनिफिट देना होगा। फिर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। जो वर्ड एथनोबॉटनी है वो सबसे पहले जॉन विलियम हार्शबर्गर ने यूज किया था। जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स होते हैं, एब ओरिजिनल, वो प्लांट्स को यूज करते थे, तो उन्होंने उन्हीं की स्टडी की जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स प्लांट को कैसे यूज करते हैं और वर्ड दिया एथनोबॉटनी। फिर फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी रिचर्ड इवन शुल्ट्ज को बोलते हैं। ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत साल रहे, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जो एथनिक कम्युनिटीज या ट्राइब्स होती हैं, बहुत इजीली अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते कि आप जाओगे और पूछोगे और आपको बताएंगे। तो ही लिव्ड विद देम इन द रेन फॉरेस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, और फिर धीरे धीरे उनकी जो प्रैक्टिसेस थी प्लांट के बारे में, उनकी जो नॉलेज थी उसको सीखा और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी। एथनोबॉटनी की फील्ड में बहुत वर्क किया, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एथनोबॉटनी। नेक्स्ट है डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन। ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड थे, एनवेरा लखनऊ में भी थे। इनको फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी कहते हैं। जो एथनो बोटानिकल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी वो भी इन्होंने रखी थी, एनवेरा लखनऊ में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट है। फिर अगर एथनोबायोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हुई और पर्टिकुलरली एथनोबॉटनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आपने शायद जानकी अम्मल का नाम सुना होगा। शी इज द फर्स्ट वुमन बॉटनिस्ट। केरला की थी, कुछ समय तक मद्रास में पढ़ा है जिसको चेन्नई अब कहते हैं। फिर ये मिशिगन यूएसए गई थी। फिर क्यू जो आपने हर्बेरियम सुना होगा, गार्डन सुना होगा, वहाँ इन्होंने वर्क किया। फिर जवाहरलाल नेहरू के कहने पे इंडिया वापस आई थी, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को संभालने के लिए। ठीक, फिर इन्होंने बहुत सारा एथनोबॉटनी पे वर्क किया। पर्टिकुलरली उन्होंने फूड प्लांट्स जो साउथ इंडिया के ट्राइबल्स यूज करते उस पर पूरी स्टडी की, साइटोजेनेटिक्स। हाँ, और इसके अलावा इनका शुगर केन पे बहुत, जो शुगर केन जो बहुत मीठा कहते हैं इन्होंने शुगर केन की वेराइटीज डेवलप की विच वाज स्वीट। और इसके अलावा इनके ऊपर क्यू बोटानिकल गार्डन ने किसी मैग्नोलिया प्लांट का नाम भी रखा क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया। तो जानकी अम्मल ने सबसे पहले एथनोबॉटनी पर रिसर्च शुरू की थी बीएसआई बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। एसके जैन फिर 1960 ऑनवर्ड्स वो बीएसआई से इन्वॉल्व हुए। उन्होंने भी एथनोबॉटनी पे बहुत रिसर्च की, फादर ऑफ एथनोबॉटनी कहते हैं। वो चीफ एडिटर थे फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज और जो एथनोबॉटनी जर्नल पब्लिश होता उसके। फिर टीएम खुशबू के साथ जानकी अम्मल जी ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी प्रिपेयर किया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के अंडर लॉन्च किया गया था। इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे इस प्रोजेक्ट के वो मिस्टर पी पुष्पामृतन थे, who was the director, former director of NVRI लखनऊ। इनका भी एथनोबॉटनी की फील्ड में बहुत काम था एंड ही वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 10,000 प्लांट्स को डॉक्यूमेंट किया गया, उनके क्या यूजेस हैं उस पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। जबकि अगर आपको पता हो जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है उसमें से टोटल मिला के 2500 प्लांट्स का डॉक्यूमेंटेशन या एथनोबॉटनिकल नॉलेज है। तो इस
प्रोजेक्ट में 10,000 प्लांट के बारे में एथनोबोटैनिकल नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाए। फिर अगर फील्ड्स देखें, एथनोबायोलॉजी मैंने बता दिया, एक एनकाउंटर दोनों फील्ड ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक। सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो वो है एथनोबॉटनी। फिर कुछ बुक में बहुत सिंपल टर्म्स लगते हैं, एथनो माइकोलॉजी, एथनोफाइकोलॉजी, एथनोब्रायोलॉजी। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा किस ग्रुप ऑफ प्लांट की आप स्टडी करें, उस ग्रुप ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग अगर ब्रायोफाइटा का एथनिक कम्युनिटीज यूज करती हैं, क्या यूज करती हैं, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो एथनोब्रायोलॉजी होगी। तो वो मैं नहीं बता रही। बाकी फील्ड्स क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग, एथनोमेडिसिन, एथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल स्टडीज ऑन एफिकेसी, कीमोटेक्सोनॉमी, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, प्रोपोगेशन, सारे मेथड, फील्ड में कल्टीवेशन, टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोपोगेशन, सारे मेथड्स हैं। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, जीनोमिक टेक्नोलॉजी, डीएनए बार कोडिंग, कैसे हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको कम समझ में आएंगी मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। जैसे बायो प्रॉस्पेक्टिंग, इसका मतलब क्या होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और उनसे हम क्या डेवलप करें, जो प्रोडक्ट्स कमर्शियली वैल्यूएबल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर करके कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, दैट इज बायो प्रॉस्पेक्टिंग। सेकेंड है एथनोफार्माकोलॉजी। एथनोफार्माकोलॉजी क्या है, ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। उसमें सारी चीजें आती हैं, इवन फील्ड सर्वे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, उनके पास जाओगे, उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, फील्ड सर्वे करोगे, एनलिस्टिंग करोगे। उसके बाद आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो पता करोगे, बोटानिकल आइडेंटिफिकेशन करोगे, बायो एक्टिविटीज के ऊपर टेस्ट करोगे, फिर फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कवर करोगे। ये सारी स्टडीज किसमें आएंगी, एथनोफार्माकोलॉजी में। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। अगर मेडिसिनल प्लांट पे आप काम कर रहे हो, क्या क्या काम कर सकते हो, आप फील्ड सर्वे कर सकते हो, एक पेपर उस पर हो सकता है। दूसरा पेपर, किस तरह से प्लांट यूज हो रहे हैं, वो पूरे यूज के ऊपर पेपर आप बना सकते हो। आप फाइटोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हो प्लांट का, उस पर पेपर बना सकते हो। क्लिनिकल ट्रायल्स की फील्ड में जाकर एनिमल मॉडल्स पे उस पर काम कर सकते हो। ह्यूमन पे हम लोग नहीं कर सकते बॉटनी वाले, लेकिन कोलैबोरेटिव वर्क है तो आप कर सकते हो। अगर मेडिकल कॉलेज कहीं से कोलैबोरेशन हो जाए तो आप फॉर्मुलेशन देके वो स्टडीज भी आगे परस्यू कर सकते हो। तो बहुत सारे काम हैं जो आप एथनोफार्माकोलॉजी में कर सकते हो। फिर फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि जो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का क्या होगा, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि जो ड्रग हम ले रहे हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंसेस है केमिकल प्रोफाइल में, उसके बेसिस पे हम प्लांट को आइडेंटिफाई करके टेक्सोनॉमिक ग्रुप में उनको प्लेस करते हैं, दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, जो कंप्यूटेशन के मेथड्स उनको यूज करके हम कुछ काम करें। जैसे मान लीजिए हमने कोई एंटी डायबिटिक प्लांट डिस्कवर किया, हमें पता था ट्रेडिशनली यूज होता है, हमने उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस किया, हमें लगा ये वाला जो केमिकल मॉलिक्यूल है दैट इज एंटी डायबिटिक, ठीक है। तो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में जाओगे तो डॉकिंग स्टडीज होती है, जैसे जो डायबिटीज के ड्रग टारगेट्स हैं, हम इस मॉलिक्यूल का उस टारगेट से क्या हो रहा है, इसका इंटरेक्शन वो पता कर सकते हैं इन द कंप्यूटर। और अगर इंटरेक्शन हुआ तो बोलते हैं हाँ ये पॉसिबली एंटी डायबिटिक है कंपाउंड, अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा बोल सकते नहीं इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम डेटा बेसिस को यूज करके, बायोइन्फॉर्मेटिक डेटा बेसिस को यूज करके भी एथनोफार्माकोलॉजी की रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा अभी मैं डीएनए बारकोडिंग बताऊंगी, उसमें भी आप कंप्यूटर डेटा बेसिस को यूज करें। क्लियर है अभी तक? ये तो हो गया था। फिर नेक्स्ट बारकोड ऑफ लाइव डेटा सिस्टम या बोर्ड सिस्टम एक डेटाबेस है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपनी बोटानिकल रिसर्च की, वहाँ के ट्राइब्स ने कोई प्लांट बताया, ठीक, हमें ये प्लांट लगा है स्पीशीज से सिमिलर तो लग रहा है, लेकिन आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सेम स्पीशीज है या कोई डिफरेंट स्पीशीज है। थोड़ा आपको मन में आ रहा है शायद सिमिलर नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। या मान लीजिए उसमें फ्लावर प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ लीफ प्रेजेंट, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं उस प्लांट से आप डीएनए आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसमें नीचे कुछ नाम लिए हैं, प्लांट से जब डीएनए आइसोलेट किया तो पर्टिकुलर डीएनए रीजन को एम्पलीफाई करते थ्रू पीसीआर। वो रीजन कौन से प्राइमर्स हम ले रहे हैं, देखिए
मैट के प्राइमर लिखा है, मैचुरेज के प्राइमर, बेटा बाहर जाके बात कर सकते हैं, मैचुरेज के प्राइमर या फिर दूसरा RBCL प्राइमर। तो RBCL क्या, रुबिस्को का जीन का एक कोडिंग रीजन है। मैचुरेज के जो है जीन वो भी क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जीन है। तो प्लांट का जब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम जो जीनोम वाला रीजन चूज करते हैं, दैट इज मैट के जीनोम का रीजन या फिर RBCL रीजन। तो हमने पहले आइसोलेट किया डीएनए, हमने प्राइमर किसके स्पेसिफिक डाले, मैट के प्राइमर्स या RBCL के प्राइमर्स। ये प्राइमर क्या करेंगे, आपने सबने PCR पढ़ा है, डीएनए के दो स्ट्रैंड में सेपरेट होते हैं, एक प्राइमर इधर अटैच हो गए एक दूसरे में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंथेसिस होगी। तो क्योंकि प्राइमर स्पेसिफिक है उस जेनेटिक रीजन के, तो वही जीन जो है एम्प्लीफाई होगा, ठीक है। फिर आपने डीएनए सीक्वेंसिंग की, ये काम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में बहुत इजीली होते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग भी ऑटोमेटेड है, कर ली। अब आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पता चल गया, आपको नहीं पता है किस स्पीशीज का है, आपने वो सीक्वेंस सबमिट किया बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस में, वहां देखिए 70,000 प्लांट्स, जो थर्ड लिखा है बिकॉज 70,000 प्लांट स्पीशीज के बारकोड्स में ऑलरेडी है। आप जब सबमिट करोगे अगर बिल्कुल सेम स्पीशीज है तो पूरी मैच करेगा, आपको सेम स्पीशीज, और अगर डिफरेंस है इसका मतलब बिल्कुल दूसरी स्पीशीज है। जनरली जो ये हम बारकोड्स लेते हैं वो इंट्रा स्पेसिफिक 100% ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी शो, एक स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट से आपने लिया तो वो सिमिलैरिटी शो करेगा, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के लिए तो वो डिसिमिलैरिटी शो करेगा। तो आप क्लियरली मॉलिक्यूलर डेटा या एनालिसिस करके इस डेटाबेस को यूज करके आप बता सकते हो कि सेम स्पीशीज है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई स्पीशीज कभी डिस्कवरी नहीं हुई तो आप जो बारकोड आपने बनाया था वो आप सबमिट कर सकते हो अनआइडेंटिफाइड के उसके भी चली जाएगी, जब कभी कुछ डिस्कवर होता तो आपको पता चलेगा। जब बारकोड सबमिट करते साथ में वाउचर सैंपल वेरिएंट सैंपल भी सबमिट किया जाता है। ये बात समझ आई आपको? फिर मैं इसलिए बताना चाहती हूँ जर्नल्स के नाम, क्योंकि आपको पता हो कि किस टाइप की रिसर्च पब्लिश होती है तो आप किस टाइप का काम कर सकते हो, क्या काम एक्सेप्टेबल है, क्या काम आपका पब्लिश नहीं हो सकता। तो एक बहुत रिनाउंड जर्नल है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी, तो इसका आप इम्पैक्ट फैक्टर अगर देखो तो 4.36 अच्छा जर्नल, ठीक है। नेचर और किसका आपने बहुत सुना, साइंस, वो बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, ये थोड़ा पीछे है लेकिन अभी भी अच्छा जर्नल है, और एलसीबीआर भी एक रेप्यूटेड पब्लिशर है, ठीक। तो अगर आप इनका देखोगे क्या पब्लिश करते हैं तो आप देखिए ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सब्सटेंसेज which are used in traditional medicine and present day। तो इस तरह की स्टडी कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी पेपर ऑन एथनोफार्माकोलॉजिकल, एथनोबोटानिकल और एथनोकेमिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडिजिनस ड्रग, ये टाइप का वर्क कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोबोटानिकल फील्ड स्टडीज आप कर सकते हैं, वो भी पब्लिश होती है। फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल स्टडीज ऑन एफिकेसी, या फिर आप रिव्यू आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। रिव्यू आर्टिकल क्या होते हैं कि आपने कोई भी आपने टॉपिक चूज किया, आप सर्च इंजन में जाके देखो कि उस पर क्या काम हुआ है, कई सारे पब्लिकेशंस देख के आप उसको कंपाइल करके एक रिव्यू आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। फिर आप अगर देखेंगे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एथनोबॉटनी पे है तो किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की एथनोबॉटनी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे स्टडी है जो पब्लिश हुई है, ठीक है, किसी जीनस की। फिर आप देखिए कि पॉलिनेशियन जो पीपल थे, फ्रेंच पॉलिनेशियन के आइलैंड थे, जो वो मेडिसिन यूज करते डायरिया में या सिगुआ टेरा, ये फिश पॉइजनिंग होती है, तो उस पर सिर्फ 2 पर्टिकुलर डिजीज ले ली उन्होंने, उस पर जो यूज हो रहे थे प्लांट उसकी स्टडी करके एक पेपर पब्लिश हो गया। तीसरा था एथनोबोटानिकल सर्वे, मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट का, वो किया। बट कितना अच्छा वर्क करके कितना अच्छा प्रेजेंट करा वो भी डिपेंड करेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर आप देखिए फाइटोकेमिकल्स पे है, साइटोटॉक्सिसिटी स्टडीज हैं, फिर फोकलोर, वैलिडेशन ऑफ फोकलोर मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, फाइटोकेमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हैं। सबसे नीचे देखिए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले काम भी हैं, तो कई तरह की रिसर्च जो है वो पब्लिश होती है। नेक्स्ट एक और जर्नल है प्लांटा मेडिका, जो कि मेडिसिनल प्लांट और बायोएक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जो भी रिसर्च है उसको कवर करता है, इसका भी इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है 3.35।
फिर ये मिसकेयर आपने सुना होगा, CSIR की है, उसमें ये डिजिटल लाइब्रेरी है, आपको सारे इश्यूज ऑनलाइन मिल जाते हैं। क्या नाम है? इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इस पे भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स पब्लिश होती हैं, जो कि ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम में या जो आयुष सिस्टम है उसमें जो यूज होता है सब पब्लिश होता है। एथनोबायोलॉजी, एथनोमेडिसिन, एथनोफार्माकोलॉजी, एथनोफार्माकोग्नोसी, क्लिनिकल स्टडीज एंड एफिकेसी पब्लिश होती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी पेपर्स भी पब्लिश होते हैं। फिर ये कई सारे जर्नल्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो, और आजकल बहुत इजी है सर्च करना। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा भी होगा कि कैसे आप रिसर्च जर्नल्स की स्टडी घर बैठे कंप्यूटर पे कर सकते हो। ठीक है, अब एथनोमेडिसिन क्या है? क्योंकि आपके कोर्स में मेडिसिन के एस्पेक्ट की बात आता है, तो एथनोमेडिसिन सिंपली जो ट्राइबल पीपल, एथनिक कम्युनिटीज जो भी प्लांट को एज अ मेडिसिन यूज करती, दैट इज कवर्ड इन एथनोमेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्यों यूज करनी चाहिए? 80% पॉपुलेशन यूज करती है, टाइम टेस्टेड है, सेफ्टी है ना, क्योंकि फिलैंथस आप सबको पता है फिलैंथस क्या है? फिलैंथस मिरुराई कभी कभी पॉट्स में भी ग्रो करता है ना, कंपाउंड लीव्स होती है। हुई आंवला की पत्तियां अगर आप डिसेंट्री में ले लो तो डिसेंट्री रुक जाता है। समझ आए? अगर आपने यूज किया, आपको लगा फायदा हुआ, तब तो आप नेक्स्ट टाइम यूज करोगे, अदरवाइज आप यूज नहीं करोगे। तो अगर इतनी जनरेशन से कोई चीज यूज हो रही है, इसका मतलब वो टाइम टेस्टेड है, उनकी सेफ्टी प्रूवन है। ठीक है, एफिकेसी है उनकी, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग यूज कर रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स कम है। हम प्योर कंपाउंड नहीं यूज कर रहे हैं, हम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर यूज ऑफ हर्ब्स आयुर्वेदा में 5000 साल पहले मेंशन था, इसमें भी आपने पढ़ा, आगे भी पढ़ाएंगे उसमें। चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बहुत ज्यादा रिनाउंड है। दो सिस्टम जो हर्बल सिस्टम है, एक इंडियन आयुर्वेदा और एक चाइनीज मेडिकल सिस्टम। आयुर्वेदा से भी ज्यादा चाइनीज मेडिकल सिस्टम का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, इंडियन सिस्टम सेकेंड नंबर पर। उसके बाद ग्रीक अरेबिक सिस्टम भी है, तिब्बतन सिस्टम भी है, जो कि इंडिजिनस सिस्टम है। फिर हर्बल मेडिसिन की और बेटर कंपैटिबिलिटी होती है, रिन्यूएबल है, इको फ्रेंडली है। अगर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज उसको प्रैक्टिस करेंगी, ग्रो करेंगी उन प्लांट्स को, तो उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसमें उनके लिए मच मोर अफोर्डेबल है, सस्ती है, ये तो मैंने बताया था। फिर अगर आप देखिए, मुझे लगता है इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, ये गलत लिखा है, 4 हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। एक हिमालयन रीजन है, एक वेस्टर्न घाट्स है, एक इंडो बर्मा बॉर्डर है, एक संडा लैंड करके है, उसमें निकोबार आइलैंड है। तो ये गलत है, 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में। हॉटस्पॉट का मतलब है जहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिर इंडिया में 70% जो इंडियंस है उनको फेथ है हर्बल मेडिसिन में। 7500 प्लांट्स यूज होते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में। 4,50,000 आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, 250 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, 800 प्लांट्स जो है इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, 7,800 हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और जो एनुअल टर्नओवर है इंडियन हर्बल कंपनीज का वो 300 मिलियन US डॉलर है। समझ आया? इसका मतलब इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद चीज है। अगर कोई हर्बल कंपनीज किसी प्लांट को यूज कर रही है और आपने उनसे ले लिया कि मैं इतना प्लांट ग्रो करके आपको दूंगा रॉ मटेरियल, तो आपको भी फायदा है और कंपनी को भी एक्सपोर्ट में फायदा है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री क्यों बहुत सस्टेनेबल और ग्रोइंग इंडस्ट्री को आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट भी बहुत है और यूज भी बहुत है। फिर 120 प्लांट डिराइव प्योर कंपाउंड्स जो है ड्रग्स की तरह यूज किए जाते हैं। 122 प्लांट डिराइव कंपाउंड्स, उसमें जो 80% हैं वो सब ट्रेडिशनल नॉलेज से ही उनके बारे में पता चला और तब वो डेवलप हुए। तो आप ट्रेडिशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि जो भी प्लांट डिराइव ड्रग्स डेवलप हुई हैं वो 80% जो है वो ट्रेडिशनल यूजेस से हमें पता चलता है। फिर ये टॉप 10 ट्रेडेड मेडिसिनल प्लांट है जिनका ट्रेड ज़्यादा होता है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी। फिर जो मैंने बताया था प्लांट डिराइव ड्रग्स जो मॉडर्न मेडिसिन में यूज होती है। मॉडर्न मेडिसिन को हमेशा साइंटिफिक वैलिडेशन चाहिए होता है ना। अगर आधी अधूरी रिसर्च करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप एक प्लांट या 2 प्लांट पे देखोगे तो ड्रग है, प्लांट सोर्स पता है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी की गई, मतलब क्लिनिकल स्टडीज भी की गई। इसका मतलब सारा फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, सारा टॉक्सिसिटी स्टडीज सब करी गई,
बाद में जो भी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि वो ड्रग पर्टिकुलरली कहाँ जाके कैसे एक्ट करती है, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पता चला, तब जाके उनको मॉडर्न मेडिसिन है उसमें उनको प्लेस हुआ। अगर इतनी एडवांस रिसर्च होगी तो भी वो मॉडर्न मेडिसिन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग क्योंकि कोलैबोरेटिव रिसर्च नहीं करते, ये ट्रेजेडी हम लोग इंडिया में। अगर कोलैबोरेटिव रिसर्च करें तो आप एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सकते हो काम को। बॉटनी वाले कहीं लिमिटेशन, हमें केमिस्ट्री भी नहीं आती, हम क्लिनिकल स्टडीज नहीं कर सकते, तो हमारी नॉलेज क्या है, आधी अधूरी, हमारी रिसर्च भी आधी अधूरी। तो कभी भी प्रोजेक्ट लीजिए, कभी कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट लीजिए, तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ज़्यादा अच्छा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स भी होते हैं, जरूरी नहीं कि मेडिसिन ही नहीं। गार्लिक खाते हैं सब लोग रोज, क्यों खाते हैं, बिकॉज एंटीबैक्टीरियल होता है। अभी जब कोविड टाइम में सबने खूब हल्दी के कैप्सूल सुने होंगे, काली मिर्च के कैप्सूल, गिलोय का पाउडर, है ना, ये सब क्या इम्यूनिटी बूस्टर है या न्यूट्रास्यूटिकल्स है, उनका भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक अभी केस स्टडी बताएंगे ट्राइकोपस ज़िलानिकस, जिसका नाम है आरोग्य पच। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। एक कानी ट्राइब है केरला की, वो यूज करती थी और इस प्लांट से एक हर्बल मेडिसिन बनी है। और जो मैंने बताया था कि बेनिफिट शेयरिंग, उस ट्राइब को भी फाइनेंशियल फायदा हो, तो ये उसका एग्जाम्पल। फिर एथनो फार्माकोलॉजिकल रिसर्च क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी है, साइंटिफिक स्टडी है, और हम सर्च करते हैं फार्माकोलॉजिकली एक्टिव प्रिंसिपल। जैसे आर्टिमिसी एनओ की बात आगे भी करेंगे हम, कि उसमें आर्टिमिसी एनओ में कई सारे केमिकल होते हैं, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर केमिकल है विच इज एंटी मलेरियल, तो हमें पता है आर्टिमिसिलिन। जब वो डिस्कवर किया तो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव प्रिंसिपल। फिर उसका स्ट्रक्चर पता किया जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता किया जाएगा, तो इस तरह से जाके एथनो फार्माकोलॉजिकल रिसर्च कंप्लीट होगा। ठीक है। फिर आयुष ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि अगर कोई आप हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हो तो क्या पाथवे आप फॉलो करोगे। जैसे ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग है, कोडेड है या अनकोडेड है, उसको आप क्या करोगे, उसका एनालिस्ट करोगे ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या यूज है। फिर उसके बाद लिटरेरी सर्च करोगे। लिटरेरी सर्च आप स्क्रिप्चर से भी कर सकते हो। इसके अलावा एक नाम लिखा है नेफ्रालर्ट डेटाबेस, उसमें जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उनके फॉर्मुलेशन है, उनका ये डेटाबेस है, तो आप उस पर भी इसकी सर्च कर सकते हो। फिर सारी स्टडीज करोगे, फार्माकोग्नोस्टिक, एग्रोबोटानिकल स्टडीज, अगर प्रूवन हर्ब है तो डोसेज फॉर्म फिक्स करके आप फाइनली उसको ड्रग को डेवलप करोगे। अगर वो अप्रूव ड्रग नहीं है, आप मान लो शायद ये मेडिसिनल है, तो आप उसकी बाकी स्टडीज भी करोगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन करोगे, एनिमल मॉडल पे करोगे, ह्यूमन मॉडल पे करोगे, तब जाके वो ड्रग डेवलप। फिर क्यों करते हैं अपने बोटानिकल स्टडीज, या कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। हमने बोला फर्स्ट है कि हम पहले ट्रेडिशनल यूज को डॉक्यूमेंट करेंगे, तो फील्ड वर्क या तो ट्राइबल एरियाज में करें, या हर्बेरियम स्पेसिमेंस देखें जो पहले से प्रिजर्व है कि मेडिसिनल है, या हम एंशिएंट लिटरेचर की स्क्रूटनी करें, या टेम्पल्स में भी कई जगह मूर्तियों में सब जगह बने हैं प्लांट्स, तो उनसे भी आप देख सकते हो ये कम्युनिटीज यूज करते थे जिनको उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ, उससे भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। आर्कियोलॉजिकल साइट में एक्सकवेशन जो खुदाई होती है, उसमें क्या क्या प्लांट्स मिल रहे हैं उनके बारे में आप कर सकते हो कि ये यूज होते थे तो इनकी कोई वैल्यू होगी, या फॉसिलाइज्ड प्लांट मटेरियल या रिमेन मिले हैं वहीं साइड से, वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर कलेक्शन करते हैं तो उसके 3 मेन तरीके हैं कि या तो आप फील्ड पे जाओगे, है ना, वहाँ फील्ड पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, वाउचर एस्टिमेट और वाउचर स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे, और ट्राइबल लोगों से पूछोगे कि वो किस किस प्लांट को यूज करते हैं, वो दिखाएंगे आपको प्लांट कि मैंने ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं, आप उसको कलेक्ट करोगे। दूसरा कि आप खुद प्लांट्स को ले जाकर उनको दिखाओ कि ये प्लांट को क्या पहचानते हो और किस तरह से यूज करते हो। और तीसरा क्या है कि थर्ड में है कि आप उनको इंटरव्यू करो, जैसे आप बोलो कि डायरिया में आप कौन सा प्लांट यूज करते हो, या स्किन डिजीज है तो कौन कौन से प्लांट यूज करते हो, तो आप डिजीज स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करो। तो 3 तरह से कर सकते हो कि आपको या तो ट्राइबल पीपल खुद प्लांट जाके दिखाएं और बोले कि हम इसको इस डिजीज में यूज करते हैं। दूसरा, आप प्लांट लेके जाओ और पूछो कि इसका क्या यूज करते हो, करते हैं तो बताएंगे, नहीं तो नहीं करते तो नहीं बताएंगे। तीसरा है कि आप उसका जो है इंटरव्यू लो और उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करो। फिर इंटरव्यूज भी अलग अलग तरह के, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इन्वेंट्री इंटरव्यू या पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप।
फिर ऋग्वेदा में मैंने बताया था जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है उसमें 67 मेडिसिनल प्लांट हैं, यजुर्वेद में 82 मेडिसिनल प्लांट हैं, सामवेद, फिर अथर्ववेद जो है उसमें डिजीज और मेडिसिनल प्लांट का बहुत इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन है। तो अगर पूछे मेडिसिनल प्लांट का ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क क्या है इंडिया में, दैट इज अथर्ववेद। उसमें कितने प्लांट्स मेंशन है, 288। इसके अलावा चरक संहिता में भी और सुश्रुत संहिता में भी मेडिसिनल प्लांट का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। फिर ये आयुर्वेद के लोग पढ़ते हैं कि बृहत्रयी किसको कहते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग संहिता। और जो लघुत्रयी है वो माधव निदान, फिर शर्मा गंगाधर संहिता और भाव प्रकाश। तो इनमें भी आपको मेडिसिनल लिटरेचर मिलता है जो आप स्टडी कर सकते हैं। फिर नेचुरल अर्थ डेटाबेस मैंने बताया था, तो आप इसको भी सर्च करके देख सकते हो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फार्माकोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन जो भी इवैल्यूएशन करना है प्लांट का, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। बायोकेमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कभी भी आप कोई वर्क करना शुरू करोगे तो आप लिटरेचर सर्च करोगे, आपको आराम से मिल जाएगा। मान लीजिए आप फाइटोकेमिकल एनालिसिस करना चाहते हो तो टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स, टेस्ट फॉर टैनिन, टेस्ट फॉर फिनॉल, सबको सब मिल जाएगा। फिर कुछ फाइटोकेमिकल टेक्निक्स होती है जैसे HPLC, फिर और बताइए कुछ पता है, GCMS, TLC, ये सब है। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं भी अवेलेबल तो आप क्या कर सकते हो, SAP करके सुना है कभी नाम, CDRI में सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, वहां पर आप ऑन पेमेंट बेसिस ये टेस्टिंग करा सकते हैं। ऐसे ही CMAP में ऑन पेमेंट बेसिस पे हो जाती है, IIT में होती है, NBRI में होती है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में है, वहां भी आप कर सकते हो। इवन सैंपल्स को आप बाय पोस्ट दे सकते हो और रिजल्ट आपके ऑनलाइन हो सकते हो। तो आप हो कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं, कैसे करें, तो आप ऑनलाइन में सैंपल भेज के और आपको सारे रिजल्ट आपको कंप्यूटर पे मिल सकते हैं, ठीक है, पेमेंट बेसिस पे। फिर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर का मतलब होता है ओडर एंड टेस्ट एंड स्मेल। तो किसी भी तरह की आपको स्टडी करनी है, आप हम लोग के आपको मेथड पूरा मिल जाएगा कि आप उसको वर्क को कैसे परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ये गाइडलाइंस है कि अगर हमें ड्रग डेवलपमेंट करना है, कोई फॉर्मुलेशन बनाना है तो क्या गाइडलाइंस हैं, या सेफ्टी टॉक्सिसिटी करना है इवैल्यूएशन तो क्या गाइडलाइंस हैं, या आयुर्वेदिक इंटरवेंशन का क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना है तो गाइडलाइंस है। आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। अगर कोई भी सिंपल फॉर्मुलेशन भी आप डेवलप करते हो तो आपको उसका लाइसेंस मिलता है, आप ऐसे ही मार्केट में उसको बेच नहीं सकते। तो सिंपल फॉर्मुलेशन भी डेवलप करो तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। नेक्स्ट आता है कंसर्न्स क्या है, बायोपायरेसी, या सबसे पहले ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बेनिफिट शेयरिंग बताया था आपको कि अगर कोई ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज से आपने कोई दवाई डेवलप की तो ट्राइब्स को भी फायदा या इंडिजिनस कम्युनिटी को फायदा मिलना चाहिए। बायोपायरेसी में बताया टर्मरिक और नीम का। फिर थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो वाइल्ड से कलेक्ट की जाए तो वो थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड होगी। या कई बार क्या होता है कि जब आपने हार्वेस्टिंग की या प्लांट डिजीज से आपने उसको भी हार्वेस्ट करके हेल्दी प्लांट के साथ स्टोर किया, या पोस्ट हार्वेस्टिंग केयर नहीं की, मॉइस्चर रह गया, उसमें फंगल या माइक्रोबियल कंटैमिनेशन हो गया, तो जो आपका रॉ प्रोडक्ट है वो उसमें कंटैमिनेशन हो जाएगा। और जो जब एक्सपोर्ट करते तो बहुत सारे बैचेस हम लोग के रिटर्न हो जाते हैं इंडियन मेडिसिन के, क्योंकि उसमें कंटैमिनेशन, माइक्रोबियल कंटैमिनेशन या हैवी मेटल का कंटैमिनेशन है। तो ये सब कंसर्न्स हैं इन द फील्ड ऑफ हर्बल मेडिसिन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने बताया कि कभी भी आप इंडिजिनस पीपल से कोई सर्वे करना चाहते हो तो उनसे आपको रिटन कंसेंट लेनी पड़ती है कि वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप उनसे ये इंटरव्यू पूछ सको या उनकी नॉलेज को आप डॉक्यूमेंट कर सको। इसका मतलब यू नीड अ रिटन कंसेंट फ्रॉम द इंडिजिनस पीपल। सेकेंड है बेनिफिट शेयरिंग के बाद आर्टिकल 8J जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो बोलता है कि अगर हमने इंडिजिनस कम्युनिटी की कोई भी रेसिपी को फॉलो किया, उसको कमर्शियली डेवलप किया तो हमें उनको इक्विटेबल शेयरिंग देनी है बेनिफिट्स। इसका एग्जांपल मैंने बताया था ट्राइकोपस ज़ेलानिकस आरोग्य कवच। तो साइंटिस्ट मेरे ख्याल से पुष्पांगदन थे, वो जा रहे थे किसी हिल के साथ में लोकल कानी ट्राइब के पीपल थे। तो जब ये लोग हिल पे चढ़ के जा रहे थे तो वो तो थक जा रहे थे साइंटिस्ट को, और जो कानी ट्राइब के पीपल थे ये लोग इस पत्ती को तोड़ के खा लेते थे और बड़े एनर्जेटिक चढ़ते चले जाएं। तो ये लोग एग्जॉस्ट और वो लोग नहीं थक रहे हैं, तो पूछा कहते हैं हम लोग इसको खाते तो हमें एनर्जी है। बाद में इस पर रिसर्च हुई और इसी को फिर डेवलप किया गया इनटू अ मेडिसिन नोन एज जीवनी।
ठीक, जीवनी किसने डेवलप की? फिर फार्मास्यूटिकल फर्म थे ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसको जीवनी को डेवलप किया और कानी ट्राइब को उन्होंने लाइसेंस की जो है 50-50% बेसिस पे शेयर की। 2% जो रॉयल्टीज आनी थी वो भी कानी कम्युनिटी को, ट्राइब को दी। तो कानी कम्युनिटी ने क्या किया, उन्होंने एक क्या बोलते हैं ट्रस्ट डेवलप किया, जितना भी अर्निंग उस ट्रस्ट में डालते हैं वो लोग और उसको अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं ट्राइब। तो एक ये बहुत अच्छा मॉडल है कि अगर आप कोई ड्रग डेवलप कर रहे हो तो उस ट्राइब का आपको बेनिफिट भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब किसी भी ट्रेडिशनल नॉलेज का मिस अप्रोप्रिएशन करें, गलत यूज करें, है ना। जैसे क्या था अमेरिका में, तो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, टर्मरिक का पेटेंट करा। पेटेंट का मतलब क्या होता है, अब हम यूज करेंगे तो हम रॉयल्टी देंगे। तो टर्मरिक क्या पूरा जितने घर हैं क्या रॉयल्टी देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये तो हमारी नॉलेज है, हमारी नेटिव नॉलेज है, आप कैसे करा सकते हो? तो ये पेटेंट कराने की नॉवेल्टी होनी चाहिए, कोई नया यूज होना चाहिए। आपने क्या बताया टर्मरिक के बारे में? उन्होंने बोला ओरल एंड टॉपिकल यूज ऑफ टर्मरिक पाउडर टू हील सर्जिकल वुंड्स एंड अल्सर्स। क्या हम लोग यूज नहीं करते? तो उन्होंने तो कर दिया पेटेंट, नुकसान क्या, वापस भी हो गया, रिवोक भी हो गया, पेटेंट वापस हो गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को यूएस लॉयर हायर करना पड़ा, जिसको कितनी फीस देनी पड़ी, $15,000 उस केस को लड़ने के लिए। फिर उनको कई सारे डॉक्यूमेंट सप्लाई करने पड़े कि कौन से डॉक्यूमेंट, हमारे टेक्स्ट, आयुर्वेदिक टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स या जो भी यूज कर वो दिखाना पड़ा, पैसा खर्च करना पड़ा, 1 साल मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये पेटेंट वापस हुआ। और पेटेंट में कहते 6 पेटेंट उन्होंने लिए थे, उनमें से कुछ वापस हुए, कुछ उनके पेटेंट उन्हीं के पास थे। क्लियर? तो इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि हम उसको यूज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बासमती पेटेंट आपको पता है, नीम का भी पता, मैं नहीं बता, उन्होंने नीम का क्या किया था, नीम ऑयल को एज एंटी माइक्रोबियल यूज करना। हम लोग कितना यूज करते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं, तो कोई नई नॉलेज तो नहीं थी। ऐसे बासमती पे पेटेंट किया उन्होंने, क्या 3 स्ट्रेन डेवलप किए, राइस टेक जो है उसने, और यूएस पेटेंट के लिए सुपीरियर बासमती राइस के नाम से उन्होंने पेटेंट अप्लाई किया। उन्होंने, लेकिन सारे पेटेंट तो वापस हो गए, लेकिन एक राइस उनका पेटेंट मिल गया जिसको क्या कहते हैं, सुपीरियर बासमती राइस। अब आप मार्केट में जब आपको मिलेगा एक बासमती राइस है, सुपीरियर बासमती राइस, आप क्या लोगे, सुपीरियर बासमती राइस। कैसे डेवलप किया, हमारे बासमती राइस को इन्होंने क्रॉस करा दिया किसी वेस्टर्न स्ट्रेन से, तो एक इनोवेटिव काम करके हमारी नॉलेज को चुरा लिया। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी तरीके होते हैं कि जो लोग हमारी नॉलेज को, वो ये भी एक बायोपायरेसी का मेथड है। उन्होंने नोवेल्टी शो कर दी कि हमने तो क्रॉसिंग करा के लिया, ये एक नई चीज है, तो वो सुपीरियर बासमती राइस। ठीक, फिर थ्रेटेड एंड इंडेंजर्ड में बता ही चुकी कि बहुत सारे 8000 प्लांट्स यूज होते हैं, 53 प्लांट स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुकी हैं। ये कुछ लिस्ट है उन प्लांट्स की। कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन पे काम भी कर रहे हैं थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक या थ्रू जीन बैंक, इनको कंजर्व करने की कोशिश करें। तो एफर्ट भी करना चाहिए रिसर्च लेबोरेटरीज को कि हम इनको कंजर्व कर सकें या कल्टिवेट कर सकें। नेक्स्ट है 75% ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस्ट है। 75% जो हम लोग फूड खाते हैं वो सिर्फ 12 प्लांट या 5 एनिमल स्पीशीज से खाते हैं, मतलब कुछ ही प्लांट स्पीशीज या कुछ ही एनिमल स्पीशीज को हम ऐसा फूड मैक्सिमम यूज करते हैं। फिर सिर्फ 4% एडिबल प्लांट्स बहुत सारे हैं, हम उसके 4% को ही सिर्फ खाते हैं, मतलब सिर्फ 150 to 200 प्लांट्स को हम खा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ 4% है। फिर 3 राइस मेज एंड व्हीट जो है वो 60% कैलोरी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फूड बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल फूड सिस्टम का। मान लीजिए कोई डिजीज जैसे कोविड आएगा, ऐसे कोई प्लांट डिजीज हीट की हो जाए, सारा वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए, पूरा व्हीट क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या होगा? जो इतनी सारी पॉपुलेशन जो व्हीट पे सर्वाइव करे उसका क्या होगा? तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी या क्रॉप डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि कोई क्रॉप है ससेप्टेबल है किसी डिजीज से, तो आप उसके वाइल्ड रिलेटिव से क्रॉस करा सकते हो, आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हो। तभी करोगे ना जब आपके पास जीन हो अवेलेबल। अगर वो पहले उसका लॉस हो चुका तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए भी जो क्रॉप वेराइटीज या वाइल्ड वेराइटीज हैं
जो ओल्ड वेराइटीज है उनको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नेक्स्ट कंसर्न्स क्या है, वही कल्टीवेट करना चाहिए इंपॉर्टेंट वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स को, उनको वाइल्ड से हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो थ्रेटेन हो जाएंगे। दूसरा, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, हम लगाए भी क्रॉप और उसको प्रॉपरली सस्टेनेबल हार्वेस्ट करें। फिर क्या था ये, हाँ मैंने बताया मैजिक और रिलीजियस बिलीव्स होती हैं। कंजर्वेशन का एक ये भी अप्रोच था हमारे इंडियन सिस्टम में, क्या था कि हमने नक्षत्र वाटिका, नक्षत्रों से प्लांट को एसोसिएट कर दिया। ये सारे प्लांट इंपॉर्टेंट थे, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट थे, तो जब हमने रिलीजियस से एसोसिएट किया हम उनको बचाने लगे। हम नवग्रह वाटिका लगाते हैं तो हमने उन प्लांट्स को बचाया, ठीक है। तो कोई भी प्लांट किसी भगवान से एसोसिएट करता है, पीपल नहीं काटना है, क्यों नहीं काटना, ये ऑक्सीजन देता है ना। तो इस तरह से जो प्लांट को एसोसिएट करते हैं, या नक्षत्र वाटिका में भी अगर देखो तो कैलोट्रॉपिस को सन गॉड से एसोसिएट किया था, क्योंकि कैलोट्रॉपिस क्या है, स्किन डिजीज को दूर करता है, उसके लिकेज सन से स्किन डिजीज दूर होता है। पलाश लेडीज की प्रॉब्लम में मेडिसिन की तरह यूज होता है, पलाश मून का सिंबल है। तो कुछ ना कुछ क्या था, मेडिसिनल प्रॉपर्टी से एसोसिएट करके उनको बचाने का एक तरीका था। ये हमारा एक कल्चरल मैकेनिज्म था, जिससे हम प्लांट्स को कंजर्व करके रख सकते। ये मैं बता चुकी, इसमें अकेशिया की स्पेलिंग गलत है, AKACACIA। तो ये नवग्रह के पौधे हैं, अगर आप देखो सभी प्लांट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे ही गॉड से अटैच कर दिया नाम, क्योंकि आप उनको काटो नहीं, बचा के उनको सर्वाइव करेंगे। फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन की बात मैंने करी थी, क्यों नुकसान वाली, आपको माइकोटॉक्सिन टॉक्सिन या अफ्लाटॉक्सिन पता है? अफ्लाटॉक्सिन कभी सुना है? माइकोटॉक्सिन सुने हैं? क्या है? फंगल टॉक्सिन है ना। आप देखोगे अगर कभी मॉइस्चर रह जाए तो आप कोई भी क्रॉप प्लांट या सब्जी भी रखोगे कुछ समय के लिए, वो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन आ जाता है। और ये माइक्रोब्स क्या है, वो टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन इज कार्सिनोजेनिक, अगर आप उससे इन्फेक्टेड पेन को खाओगे तो आपके धीरे धीरे वो कार्सिनोजेनिक या कैंसर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं। हमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रॉपर ड्राइंग, ये सब पे बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी कम होगा, क्योंकि एक टैग लग जाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती है जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, उसमें हैवी मेटल कंटामिनेशन, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ये कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि इस वजह से पूरा लॉट जो है वो वापस कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कंटामिनेशन है। तो अगर हमें एक्सपोर्ट रखना है अपना मिल में तो हमें कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना। ये कुछ स्टडीज थी कि एस्पैरागस और एसिडोसिस के सैंपल में 0.06 माइक्रोग्राम पर ग्राम कंटामिनेशन है। अट्रोपा वेलोडोनोमेली माइकोटॉक्सिन के, फंगल टॉक्सिन के कंटामिनेशन की वजह से। फिर एक दूसरा नुकसान भी है, अगर आप देखो मेलिलोटस, ये बाहर की स्टडी है, मेलिलोटस ऑफिसिनालिस है, उसमें केमिकल होता है 3,4-डाइहाइड्रोकार्बोनेट, उसका कोआगुलेंट इफेक्ट है। कोआगुलेंट समझते हो, और दूसरा समझते हो हेमरेज। कोआगुलेंट जो जमाने का काम है, हेमरेज जो बहाने का काम है, ठीक। तो उसका था कोआगुलेंट इफेक्ट। अगर उसमें पेनिसिलियम का इन्फेक्शन हो जाए ड्राइड मेलिलोटस में, तो वो क्या हो जाएगा, 3,4-डाइहाइड्रोकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू 4-हाइड्रोक्सीकार्बोनेट विच हैज एंटी-कोआगुलेंट एक्टिविटी, वो सीधे हेमरेज कॉज कर देगा। तो वही मेडिसिन जो कोआगुलेशन के लिए यूज करनी थी उसका जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट, किसी की डेथ भी हो सकती है। तो एक तो कार्सिनोजेन बताया, और इस तरह से भी केमिकल चेंज को भी वो हो सकता है, इसलिए हमें प्रिवेंट करना चाहिए इस टाइप का इन्फेक्शन और कंटामिनेशन प्लांट्स में। फिर द ग्लोबल हर्बल मेडिसिन मार्केट जो है $70 बिलियन वर्ल्ड मार्केट, इंडिया का शेयर सिर्फ 0.5% इस ग्लोबल हर्बल मार्केट में, चाइनीज नंबर 1 पे, ठीक। उसके बाद माइक्रोबियल एंड हेवी मेटल कंटामिनेशन, मैंने बोला ना वो मेजर कॉज है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा कम है। दूसरा एफ्लाटॉक्सिन, मैंने नाम लिया था, विच इज कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन। WHO ने लिमिट करी हुई है कि कोई भी जो भी टॉक्सिन है या जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन इससे कम होना चाहिए। अगर टेस्टिंग में उससे ज़्यादा पाया गया सैंपल में तो वो रिजेक्ट हो जाता है, सैंपल वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हम सारे हर्बलिस्ट या जो भी लोग काम करें इस फील्ड में, उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि कुछ
मेडिसिनल प्लांट के जो एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, तो हम सिर्फ यूजफुल इफेक्ट पढ़ लें और एडवर्स इफेक्ट ना पढ़ें तो भी वो इनकम्प्लीट स्टडी कि फायदे की जगह कहीं नुकसान ना पहुंचे। तो जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम कोई मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं या हर्बल फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं। तो ये पूरा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल प्रोडक्ट में क्या है, गुड कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, हर्बल रॉ मटेरियल इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रूथ ड्रग्स बाय एनालिटिकल टेक्निक्स। कई बार क्या होता है कि कोई पाउडर मिल रहा है, मान लीजिए गुड़ का पाउडर गिलोय का लिया, पता चला उसमें किसी और का पाउडर नहीं मिला, वो जानबूझ के भी किया हो सकता है और अननोइंगली भी हो सकता है ना, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो सब मिला के उसका पाउडर बना दिया। तो इसलिए वो केमिकल जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उससे आप मैच करके सिंपल टीएलसी टेक्निक से पता कर सकते हैं कि प्योर ड्रग है या इसमें एडल्ट्रेशन या मिनरल। तो ये भी एक जरूरी है। और लास्ट है कि टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेट जो इसमें टॉक्सिन है वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर लास्ट है शायद रिव्यूड इंटरेस्ट इन एथनोबॉटनी। गवर्नमेंट भी कई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रही है जिससे कि एथनोबॉटनी को जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट कर सके, कंजर्व कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। आयुष का पूरा नाम क्या है? नहीं, आयुर्वेदा। फिर वाई से क्या, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सबके नाम सुना है? सिद्धा साउथ इंडियन मेडिसिनल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा आयुष है, इन सारे ट्रेडिशनल इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम को प्रमोट करने का काम कर रहा है। लास्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो आप वो डिजिटल लाइब्रेरी आप उसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर। ये सब मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा नहीं बताया, कभी भी आप सर्च करोगे पूरा आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। फिर लास्ट आता है जो आर्टिमिसिया एनुआ की ब्रीफली बताएंगे केस स्टडी। तो ये जो आर्टिमिसिया के प्लांट है ये कंपोजिटी या एस्टरेसी फैमिली का, सनफ्लावर फैमिली का है, नेटिव है चाइना का, ठीक। तो ये प्लांट का जो यूज होता था, एक टूम की खुदाई पे वहाँ पर एक्सकवेशन में 52 रेमेडीज करके एक मेडिकल ट्रीटीज एक बुक मिली जिसमें इस प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन था कि ये प्लांट फीवर में यूज होता है। किस टाइप के फीवर में? जो मलेरिया जैसे फीवर सिम्टम है, ये नहीं लिखा था मलेरिया, वो सिम्टम जो मलेरिया जैसा था उसमें फीवर में ये यूज होता है। कब का है? 2nd सेंचुरी BC। अभी 2000 समझ लो चल रहा है, 2200-300 साल पहले समझ लो, 2200 साल पहले का ये था। फिर आपको पता है क्विनीन अभी तक हम लोग मलेरिया में यूज कर रहे थे। क्विनीन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया जो है वो डेवलप होने लगा। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत लोगों की डेथ होती है मलेरिया। तो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ये कॉमन डिजीज है और लोग बच नहीं पा रहे थे डिजीज से। तब जाके इस पर वर्क शुरू हुआ, चाइना में कोलैबोरेटिव वर्क शुरू हुआ, प्रोजेक्ट 523, जिसमें उन्होंने फोक रेमेडीज पे वर्क शुरू किया। फिर आर्टिमिसिया एनुआ को आगे फर्दर रिसर्च के लिए चूज किया गया 1970 में। इसमें फिर आर्टिमिसिन जो इसका बायोएक्टिव प्रिंसिपल उसका पता लगाया कि आर्टिमिसिन है। क्लिनिकल ट्रायल से उसका एंटी मलेरियल इफेक्ट पता चला। फिर 1976 से 78 के बीच में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका पता चला कि क्या होता है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अभी आगे बनाया है, ये सेस्क्विटर्पीन लेक्टोन है, ये टर्पीन होता है और इसका पूरा इसका स्ट्रक्चर पता चलता। बाद में इसके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स भी बना लिए गए, आर्टिमीथर, आर्टिसुनेट। तो इस तरह से केमिकली भी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बना लिए गए और अल्टीमेटली ये मार्केट में एज अ ड्रग, एलोपैथिक ड्रग ये यूज होता है। तो आप डॉक्टर्स इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं अगर वो मलेरिया नहीं होता। तो ये एक चाइनीज सिस्टम मैंने क्यों बताया कि हमें पता चलता है बेसिक से शुरू करें कहाँ तक पहुँच सकते हैं ना। अगर हम प्रॉपर स्टडीज करेंगे, एथनो बोटानिकल रिसर्च या एथनो मेडिसिनल रिसर्च हम सही डायरेक्शन में सही तरीके से करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ उसको हर्बल प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद भी आगे क्या हुआ, जो UU2 थी उनको नोबेल प्राइज मिला, किस पे? आर्टिमिसिया एनुआ और आर्टिमिसिन के डेवलपमेंट में। क्या कहा गया कि इन्होंने वक्तों की लाइफ सेव की इस ड्रग को डेवलप। ठीक है, तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, यही एंड करूंगी। ये सब तो आपको पता है, अगर मैं बताऊँ मेडिसिनल प्लांट क्या क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, फिर तो आप एंड कर दीजिए। तो ये समझ आया आपको?